हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। पढ़ाई वगैरह आपकी अच्छी चल रही होगी। आज के दिन की शुरुआत करते हैं बिल्कुल फ्रेश मूड से 9 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, यूपीएससी हो, हर एक के लिए आपको करंट अफेयर यहां से बहुत ज्यादा उपयोगी देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो करंट अफेयर होते हैं, यहां पर मैं पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण जोश, इन सभी को कंपाइल करके करंट अफेयर आपके लिए लेकर आता हूं, जो कि अपने आप में पूरा उसका निचोड़ है, उसका जेस्ट है। तो टेंशन फ्री होकर इन करंट अफेयर को आप डेली फॉलो करिए। बस मेरा आपको यही कहना है कि करंट अफेयर डेली के डेली फॉलो होने चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम आ जाएगा तो उस टाइम पर सारे करंट अफेयर कवर नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि इन पांचों में से कौन सी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब कौन सी एक ऐसी मिसाइल है जिसका यूज टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। तो ये है हेलेना। हेलेना अभी बिल्कुल लेटेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है भारत में। 1 साल पहले ही इसका सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। हेलेना एक ऐसी मिसाइल है जिसको हेलीकॉप्टर से भी ट्रिगर किया जा सकता है, और उस टाइम पर इसको हेलीकॉप्टर से ही ट्रिगर करके डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था। इसके अलावा भारत में एक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको हम लोग अमोग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अमोग इसका नाम है। अब चलिए आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत में पहली ऐसी कौन सी है पंचायत बन गई है जो कि फुल्ली डिजिटल इलेटरेट है। देखिए, एक होती है लिटरेसी, मतलब साक्षरता, जिसमें कि आप बोल सकते हो कि लोग पढ़े लिखे हैं। यहां पर डिजिटल लिटरेट का मतलब क्या है? डिजिटल लिटरेट का मतलब यह है कि हर एक को कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाना आता है। तो भारत की पहली ऐसी पंचायत बन गई है पुल्लमपारा। क्या नाम है इसका? पुल्लमपारा। ये कहां पड़ती है? ये केरल के अंदर त्रिवेंद्रम में पड़ती है पुल्लमपारा। इस पंचायत के अंदर 3300 रेजिडेंट्स हैं, मतलब 3300 यहां पर घर हैं। और पूरे में अगर बात करी जाए तो 14 साल से लेकर का जो बच्चा है और 65 साल तक के वृद्ध तक, हर एक व्यक्ति को यहां पर डिजिटल ट्रेनिंग दी गई है, और आज की डेट में हर एक व्यक्ति डिजिटली लिटरेट है यहां पर। केरल राज्य वैसे भी आपको पता है पूरे भारत भर में सबसे पहले 100% लिटरेट की श्रेणी में आता है, और तब भी था ये हमेशा से, और आज भी लिटरेसी की श्रेणी में सबसे आगे है। और अब पंचायतों में अगर बात करी जाए तो भी इसमें पुल्लमपारा का नाम नंबर 1 पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड डीपीआईआईटी स्कीम फॉर होम। अभी हाल ही में भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा डीपीआईआईटी स्कीम किसके लिए लॉन्च करी गई है? तो इसको भारत के स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया गया है। अब समझिए डीपीआईआईटी योजना है क्या। पहले तो समझिए इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मंत्रालय है भारत का, या आप बोल सकते हो विभाग है भारत का, जिसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च करी गई है। इस स्कीम का सीधा सा उद्देश्य है कि भारत के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको लोन फैसिलिटी अवेल कराई जाए। ये स्कीम कोलेटरल फ्री लोन स्टार्टअप को अवेल कराएगा, और जिसमें लिमिट होगी 10 करोड़ रुपए, मतलब एलिजिबिलिटी के आधार पर 10 करोड़ रुपए तक स्टार्टअप अवेल कर सकते हैं इससे लोन, जिसकी जैसी एलिजिबिलिटी होगी। और ये मंत्रालय कौन सा है? तो इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत डीपीआईआईटी आता है। यह मंत्रालय इस टाइम पे पीयूष गोयल के पास है। किसके पास? पीयूष गोयल। तो ध्यान रखिए, स्टार्टअप्स को लोन फैसिलिटी इजिली प्रोवाइड करने के लिए डीपीआईआईटी योजना शुरू करी गई है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक टारगेट सेट किया है। भारतीय रेलवे चाहता है खुद को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाना। कौन से साल तक? तो इंडियन रेलवे ने फैसला लिया है कि साल 2030 तक इंडियन रेलवे को पूरे तरीके से 100% नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाना है। नेट जीरो कार्बन एमिटर का मतलब यह है कि इंडियन रेलवे ये चाहती है कि 2030 तक इंडियन रेलवे का पूरा सिस्टम ऐसा हो जाए कि जिससे 0% कार्बन पैदा हो, मतलब कार्बन या पॉल्यूशन बिल्कुल भी पैदा ना हो। और ये केवल तब हो सकता है जब हम डीजल से चलने वाले इंजन्स को बंद करें। और वो कैसे बंद होंगे? वो तब हो पाएंगे जब पूरे भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए रेलवे का, मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रीफाइड लाइनें पड़ जाएं। इनका निर्माण कार्य 2019 से चल रहा है। पिछले 3 सालों से जितने भी भारत के रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक हैं
या आप बोल सकते हो रेलवे ट्रैक्स हैं पुराने, उन सभी को इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। अभी तक 65% से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, लेकिन अभी जो बचे हुए 35% हैं उनको इलेक्ट्रीफाइड करने में 2030 तक का समय लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2019 से लेकर 2022 तक 65% हो गए हैं, तो बचे हुए 35% को कवर करने में 8 साल का समय कैसे लगेगा। देखिए है क्या कि अभी बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स नए भी बिछाए जाने हैं। स्पेशली अगर बात करी जाए पूर्वी राज्यों की, जैसे कि आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, मिजोरम, वहां पर रेलवे के द्वारा नए ट्रैक्स और बिछाए जाएंगे, तो उन पर भी काम होना है। तो इसलिए 2030 तक का टारगेट लेकर चल रही है इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे की स्थापना डलहौजी के टाइम पीरियड पे 1853 में करी गई थी। पहली बार जो रेलवे है वो बंबई से थाने तक चली थी 24 किलोमीटर तक। और इस साल के शुरुआत में इंडियन रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए थे? ये हैं वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी इस टाइम पे इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन और सीईओ हैं। इन्होंने सुनीश शर्मा को सक्सीड किया था। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इस टाइम पे मिनिस्टर कौन है रेलवे के? तो ये है अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। ये कौन सी संस्था है जिसने रशिया को पूरे तरीके से बैन कर दिया है क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो पेमेंट्स के लिए? कहने का मतलब यह है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बैन लगा दिया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब रशिया को कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो पेमेंट्स में। क्रिप्टो करेंसी मतलब जैसे कि बिटकॉइन हो गया या इथेरियम हो गया, इनमें से कोई भी पेमेंट इस देश के लोग अब से रशिया में नहीं कर पाएंगे। तो ये है यूरोपियन यूनियन। अब देखिए यूरोपियन यूनियन एक ऐसा संघ है जिसकी स्थापना 1993 में करी गई थी, 1993 में। और जब इसकी स्थापना करी गई थी तो इसके जो फाउंडर कंट्रीज थे वो थे टोटल 6, जिनमें से कौन कौन से थे? जर्मनी था, फ्रांस उस टाइम पे था, बेल्जियम भी था इसके फाउंडर मेंबर्स में, इटली था, इसके अलावा लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। तो ये 6 टोटल कंट्रीज थे जिनके द्वारा मिलकर यूरोपियन यूनियन की स्थापना करी गई थी। लेकिन आज की डेट में यूरोपियन यूनियन के टोटल 27 मेंबर स्टेट हैं या 27 मेंबर कंट्रीज हैं आप बोल सकते हो। तो ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब अब रशिया को किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं भेजेंगे। अल्टीमेटली आप सीधा से ऐसा समझ लो कि इन सभी कंट्रीज, इन 27 मेंबर कंट्रीज और रशिया के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट मॉड्यूल अब ट्रांजैक्ट नहीं होगा। और ये किस वजह से? तो आपको पता ही है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं रशिया को। और यूरोपियन यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रसल्स। जो नाटो का हेडक्वार्टर है वही यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत का जीडीपी ग्रोथ 2023 के लिए कितना प्रिडिक्ट किया गया है? तो विश्व बैंक ने 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5% प्रिडिक्शन दिया है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक का प्रिडिक्शन था 7.5% का, लेकिन बाजार में लगातार स्लो डाउन आता जा रहा है, जिसको देखते हुए 6.5% का प्रिडिक्शन अब वर्ल्ड बैंक ने दिया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरएसएस के द्वारा एफिलेटेड सेवा भारती की तरफ से ये कौन है जिनको सेवा रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आरएसएस की तरफ से, जिसको आप बोलते हो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका जो एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेवा भारती के नाम से जाना जाता है, तो इनकी तरफ से जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब जो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए बेहतर कार्य करते हैं, उनको सेवा रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो अभी हाल ही में रतन नवल टाटा को सम्मानित किया गया है सेवा रत्न। केवल रतन टाटा ही नहीं है जिनको सम्मानित किया गया है, इनके अलावा ये भी हैं। इनका नाम क्या है? चालासानी बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो इनको और रतन टाटा दोनों को, इनको भी फिलैंथ्रोपी के लिए ही सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, रतन टाटा को अभी कुछ टाइम पहले आसाम सरकार के द्वारा आसाम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसको बोलते हैं असोम वैभव सम्मान, क्या बोलते हैं? असोम वैभव सम्मान, इससे भी सम्मानित किया गया था। ये इसलिए कि रतन टाटा ने आसाम के अंदर 19 कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हीरो होंडा वाला जो हीरो है ना, वैसे तो दोनों कंपनियां अलग अलग हैं, तो फिलहाल पहले ये एक साथ काम कर रही थी, लेकिन अब ये दोनों कंपनी अलग अलग कार्य करती हैं। दोनों अब अलग हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं।
तो जो हीरो है उसमें से, हीरो ने अभी हाल ही में पहला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अपना लॉन्च कर दिया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हीरो विदा। क्या नाम है? हीरो विदा। और इसमें दो मॉड्यूल इन्होंने लॉन्च किए हैं। एक आपका कहलाएगा हीरो विदा V1 प्लस, और दूसरा कहलाएगा विदा V1 प्रो। तो इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन होगा ये ओला के स्कूटर से होगा। तो ओला का जो है, एक तो है आपका ओला S1, उससे होगा V1 प्लस का यहाँ पर कंपटीशन। और V1 प्रो है, इसका ओला के S1 प्रो से होगा कंपटीशन। तो सीधे सीधे ओला स्कूटर्स की राइवलरी के तौर पर इसको गिना जा रहा है। हीरो का पहला स्कूटर हीरो विदा। हीरो कंपनी की स्थापना 1984 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और हीरो के सीईओ कौन है? ये हैं पवन मुंजाल। पवन मुंजाल, ध्यान रखिएगा। इन स्कूटर्स की सेल 10 अक्टूबर मतलब कल से शुरू होने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में होम डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं 1992 बैच के, 1992 बैच के, और इनका नाम है अश्वनी कुमार। और इनका कैडर है एजीएमयूटी कैडर से है ये। तो अब ये होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली के। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कुछ टाइम पहले अपॉइंट किया गया था विनय कुमार सक्सेना को। किसको? विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने अनिल बैजाल को सक्सीड किया था। दिल्ली में इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर राजस्थान एट नेशनल गेम्स? हम सभी को पता है कि इस टाइम पर नेशनल गेम्स चल रहे हैं। नेशनल गेम्स की जो शुरुआत है ये 29 सितंबर को ही हो चुकी है और ये 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इस बार के जो नेशनल गेम्स हैं ये गुजरात में खेले जा रहे हैं 6 शहरों में। कहाँ कहाँ पर खेले जा रहे हैं? तो यहाँ पर 6 शहर ध्यान रखने हैं आपको। पहले भी वैसे मैं बता चुका हूँ बट एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। एक तो गांधीनगर, दूसरा हो गया यहाँ पर राजकोट, तीसरा हो गया वडोदरा, चौथा हो गया अहमदाबाद, पांचवा हो गया सूरत, और छठवां हो गया भावनगर। ये 6 वो शहर हैं गुजरात के जहां पर इस बार नेशनल गेम्स खेले जा रहे हैं। इस बार कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है 36वां संस्करण खेला जा रहा है। अब सवाल पे आ जाते हैं। देखिए है क्या कि जब से नेशनल गेम चल रहे हैं तब से अभी तक राजस्थान ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, लेकिन अब राजस्थान को पहला गोल्ड मिल गया है और ये गोल्ड दिलाया है विवान कपूर ने। विवान कपूर ने कौन से खेल में गोल्ड मेडल जीता है? इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? शूटिंग में। शूटर है ये। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इस बार तो 36वां संस्करण इसका खेला जा रहा है। अगले साल 2023 में नेशनल गेम्स का 37वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कौन से राज्य में? तो ध्यान रखो अगले साल गोवा इसको होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है भारत का जिसके द्वारा व्यापारियों के लिए स्पेशली स्मार्ट हब व्यापार एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये है एचडीएफसी बैंक। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ व्यापारियों को मिले। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि 100% पेपरलेस वर्क को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज 24/7 यहां पर आपको सहायता मिलेगी। तीसरी एक सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें ईवा चैट बॉक्स का ऑप्शन है, मतलब एक रोबोट है चैट बॉक्स, आप उससे 24/7 कभी भी असिस्टेंस ले सकते हो। इसके अलावा इनबिल्ट वॉइस फीचर है इसमें। प्री अप्रूव्ड लोन की फैसिलिटी है बैंक की तरफ से। आप कभी भी 24/7 जितना एलिजिबल लोन है आपके लिए उतना आप अवेल कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट की भी फैसिलिटी है अलग से इसमें व्यापारियों के लिए। पेमेंट इन मल्टीपल मोड्स है, कई तरीके के मोड्स में आप पेमेंट भी कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी सिर्फ एक एप्लीकेशन में एचडीएफसी बैंक दे रहा है, स्पेशली मर्चेंट्स को। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इस टाइम पे इसके सीईओ कौन है? ये हैं शशिधर जगदीशन। यस बैंक की स्थापना 2004 में करी गई है, हेडक्वार्टर है मुंबई। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई, इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा एक स्पेशल एफडी स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है शगुन 501? तो शगुन 501 नाम की एफडी स्कीम लॉन्च करी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसमें आपको
ऑफर चल रहा है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से। ये बैंक कह रहा है कि 31 अक्टूबर से पहले अगर आप एफडी कराते हैं तो ये एफडी आपको करानी होगी 501 दिन की। अगर आप 501 डेज की एफडी शगुन स्कीम के तहत कराते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ये 7.9% मिलेगा, जो कि अपने आप में किसी भी एफडी से नॉर्मली ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 वर्ष से ऊपर है आपकी उम्र, तो आपको 8.4% मिलेगा सीधा सीधा इंटरेस्ट। तो दैट इज कॉल्ड शगुन 501 स्कीम। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बिल्कुल नया बैंक है, 2018 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे इंदरजीत कैमोर्थ। यहां पर मैं लिख देता हूं, इंदरजीत कैमोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे कौन से दिन अभी हाल ही में मनाया गया? तो सेरेब्रल पैल्सी डे मनाया गया 6 अक्टूबर को। और आपको पता है ये क्या है सेरेब्रल पैल्सी? ये एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। और एक अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि आज तक इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिले हुए हैं। उन सिम्टम्स को पहचानने के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, पहले से ही उसे पहचान सकें। इस बार 2022 की इसकी थीम रही मिलियंस ऑफ रीजंस। वर्ल्ड कॉटन डे कौन से दिन मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस मनाते हैं हम लोग 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को यह मनाया गया। इस बार इसका तीसरा संस्करण मनाया गया। 2022 की जो थीम रही ये रही वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। कॉटन दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम कॉटन का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें। आपको पता है कॉटन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है? इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल, हिंदी में काली मिट्टी भी आप बोल सकते हो, और इसी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो रेगुर मिट्टी होती है ये सबसे बेहतरीन कपास के लिए मानी जाती है। इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। थोड़े काले रंग की आपको दिखाई देगी, टेक्सचर इसका थोड़ा सा ड्राई रहता है। और ये जो ब्लैक सॉइल है या रेगुर मिट्टी है ये भारत में कुछ राज्यों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि इधर गुजरात में, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार कहां तक और कैसे लागू होंगे, ये कौन तय करता है? आर्म्ड फोर्सेस का ट्रिब्यूनल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत का राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, या फिर आर्म्ड फोर्सेस खुद ही इसे तय करती है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आज का दिन आपके लिए पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? बताता हूं। पहली चीज ये समझ लीजिए कि ये 2 बैचेस चल रहे हैं, आप इन दोनों को अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर का ये बैच है जिसमें मैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए आपको तैयार करा रहा हूँ। और साथ में पॉलिटी का बैच भी अब चल रहा है। पॉलिटी की एक क्लास हुई है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड वरुण777 है। दोनों बैच के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हो। इस कोड की मदद से आज का बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और अब देखिए कि आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है रात में 9 बजे मैं आपसे मिल रहा हूं करंट अफेयर की मैराथन के साथ। तो पिछले 3 महीने के करंट अफेयर, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तीनों के करंट अफेयर आज रात में 9 बजे मैं आपके कवर कराऊंगा इस मैराथन में। तो ये जो वीडियो है, ये क्लास है, ये शेड्यूल्ड है, मैं लाइव ही इस टाइम पर आऊंगा। देखते हैं कितने बजे तक क्लास चलेगी। बट सारे जितने भी पिछले 3 महीने के बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सब आने वाले एग्जाम के लिए इसी में कवर हो जाएंगे। तो आप केवल रिमाइंडर सेट कर लीजिए, आपकी ये क्लास 1 मिनट की भी छूटने ना पाए। जो इसकी पीडीएफ होगी उसके बाद आंसर की के साथ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी कल के दिन। तो फिलहाल आज रात में 9 बजे मिलना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।